आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोगों ने सैंपलिंग प्रतिचयन का प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया था। इस प्रारंभिक परिचय के अंतर्गत हमने कुछ पारिभाषिक शब्द जिनका प्रयोग प्रतिचयन में होता है की व्याख्या की थी। आज का यह व्याख्यान प्रतिदर्श और प्रतिचयन की विभिन्न परिभाषाओं को स्पष्ट करता हुआ एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। अर्थात आज की इस क्लास में हम प्रतिदर्श की विभिन्न परिभाषाओं को समझेंगे। प्रतिदर्श के साथ ही एक शब्द प्रयोग किया जाता है प्रतिचयन, उसकी परिभाषाओं को समझेंगे। प्रत्येक परिभाषाओं में कौन कौन सी विशेष बातें बताई जा रही हैं, इस पर गौर करेंगे। तत्पश्चात आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रतिदर्श जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, वह आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा। उस एग्जाम्पल को अपने जहन में रखिएगा। जो चावल वाला एग्जाम्पल दे रखा था मैंने आपको, उस एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए जो ये परिभाषा बताई जा रही है उस पर गौर कीजिएगा। यह परिभाषा मोहसिन महोदय की है। मोहसिन महोदय बताते हैं विशेष प्रकार की वस्तुओं के संपूर्ण समूह के अंश को प्रतिदर्श कहते हैं। विशेष प्रकार की वस्तुओं के संपूर्ण समूह के एक अंश को प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श किसे कहा जा रहा है? एक अंश को प्रतिदर्श कहा जा रहा है। दूसरी परिभाषा सुनिए क्या है। दूसरी परिभाषा एटकिंसन, स्मिथ, बेम एवं हिलगार्ड ने दी है। दूसरी परिभाषा प्रतिदर्श के संबंध में प्रकट करती है कि प्रतिदर्श का तात्पर्य प्राप्तांकों के संपूर्ण होने से है, जिसे जनसंख्या कहते हैं, से लिए गए प्राप्तांकों के एक अंश से है। अर्थात प्रतिदर्श का तात्पर्य क्या है? प्राप्तांकों के संपूर्ण होने से है। यानी कि एक समूह है, प्राप्तांकों का एक समूह है, जिसे क्या कहा जा रहा है? जनसंख्या के नाम से हम संबोधित कर रहे हैं। इस प्राप्तांकों का समूह जिसे हम जनसंख्या के नाम से संबोधित कर रहे हैं, से लिए गए प्राप्तांकों के एक अंश से है। यहाँ पे भी जो शब्द आ रहा है वो अंश आ रहा है। यानी कि प्रतिदर्श का तात्पर्य प्राप्तांकों का एक संपूर्ण समूह जिसे जनसंख्या कहते हैं, से लिए गए प्राप्तांकों के एक अंश से है। थोड़ा ट्विस्ट करके इन्होंने परिभाषा दी है एटकिंसन से ने महोदय ने, तो उस ट्विस्ट को समझना है
ठीक है, उस शब्दों का ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट यही है कि प्रतिदर्श क्या हुआ, प्रतिदर्श का तात्पर्य क्या है, वो प्राप्तांकों के एक अंश से ही है। लेकिन वो प्राप्तांक कहाँ से लिए जाते हैं, वो प्राप्तांक समूह से लिए जाते हैं, प्राप्तांकों के संपूर्ण समूह से लिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब इन दोनों परिभाषाओं पे आप गौर कीजिए, प्रतिदर्श पे। तो ये जो प्रतिदर्श है, ये प्रतिदर्श की यह दोनों परिभाषाएं अत्यंत व्यापक हैं, लेकिन व्यापक होने के साथ साथ जो वास्तविक अर्थ है प्रतिदर्श का, वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, उसको नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो प्रतिदर्श है वो संपूर्ण जनसंख्या से लिया गया एक अंश है, बाकी और कुछ भी यह प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक परिभाषा आती है चैंपलिंग महोदय की। चैंपलिंग महोदय कहते हैं कि प्रतिदर्श वह चुना हुआ अंश है। ये भी बता रहे हैं वह चुना हुआ अंश है, जैसे कि इससे पहले बताया गया था, मोहसिन ने बताया था और एटकिंसन ने बताया था कि समष्टि या जनसंख्या से चुना हुआ अंश है। मोहसिन ने भी यही बताया था कि समूह के एक अंश को प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है। एटकिंसन ने भी यही बताया था कि प्राप्तांकों के संपूर्ण होने से, जिसे जनसंख्या कहते हैं, से लिए गए प्राप्तांकों के एक अंश से है, यानी कि संपूर्ण प्राप्तांक जिसे कि जनसंख्या कहते हैं, से लिए गए प्राप्तांकों के एक अंश को प्रतिदर्श कहा था। तो मोहसिन और एटकिंसन दोनों ने प्रतिदर्श को किस रूप में स्वीकारा था, एक अंश के रूप में स्वीकारा था। चैपलिंग भी वही कह रहे हैं कि प्रतिदर्श वह चुना हुआ अंश है, लेकिन उसके बाद वो एक बात जोड़ रहे हैं। वो बात क्या है, जो पूर्ण का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि वो चुना हुआ कैसा अंश है जो कि उस संपूर्ण समुदाय या उस संपूर्ण समूह या उस समष्टि या उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि किसी प्रतिस्पर्धा में, कोई क्विज की प्रतिस्पर्धा है, आपकी क्लास से VKSU ज्योग्राफी PG से बच्चों का चयन होना है। सबके सब बच्चे तो क्विज में भाग ले नहीं सकते। ये हुआ कि 10 बच्चों का चयन होना है, तो 10 बच्चे ऐसे चुने जाएंगे जो कि VKSU को रिप्रेजेंट करें। जब क्विज हुआ, बात गौर समझिएगा, मैं रिप्रेजेंट करने पे ही बता रहा हूं। जब क्विज हुआ तो उस क्विज में आपने 10 बच्चों को चुना। कौन से 10 बच्चों को चुना? जो सबसे अच्छे होंगे भाई, वही तो आप भेजेंगे, जिनका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। तो आपकी, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से टॉप 10 चुन लिए गए और भेज दिए गए। तो क्या यह आपके क्लास का उचित प्रतिनिधित्व हुआ? मोहसिन और एटकिंसन के अनुसार यह प्रतिदर्श हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनकी परिभाषा यह है कि हमने व्यक्तियों के संपूर्ण समूह में से एक अंश को चुन लिया, तो उनके अनुसार से यह प्रतिदर्श हुआ। परंतु यह प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं हुआ, क्योंकि आपकी क्लास में विभिन्न प्राप्तांक पाने वाले लड़के हैं। कुछ 60% से ऊपर पाते हैं, कुछ 50 और 60 के बीच में पाते हैं, कुछ 50 से नीचे जाते हैं। अगर हम प्रत्येक कैटेगरी से बराबर बराबर छात्रों को चयनित करें, जैसे कि हम कैटेगरी बना लें
कि 70 से 80 कैटेगरी में हम 2 बच्चों को लेंगे, ठीक है। 60 से 70 में हम 2 कैटेगरी में लेंगे, 50 से 60 में हम 2 को लेंगे, 40 से 50 में हम 2 को लेंगे। इसी तरीके से 30 से 40 में हम 2 को लेंगे। 5 कैटेगरी हमने बना ली कि हम 10 की कैटेगरी के आधार पे ये जो 10% का जो रेंज है, इस 10% के रेंज में 2 बच्चों को चयन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो 10 बच्चे चयन किए जाएंगे, वो चयन किए हुए बच्चे सही मानों में इस संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर आप ऊपर से 10 बच्चों को चयन कर लेते हैं तो ऊपर से 10 बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपकी कक्षा का प्रतिदर्श की थ्योरी के आधार पर पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करने वाला यह सैंपल है, तो यह सैंपल पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। अतः जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम वैज्ञानिक शोध करते हैं, तो हम इस बात को अवश्य ध्यान में रखते हैं कि हमारा लिया गया सैंपल प्रतिनिधित्व करने वाला हो, समष्टि का, जनसंख्या का। और अगर हम इस तरह से ऊपर से 10, नीचे से 10 या बीच से 10, यानी कि अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमारा जो प्रतिदर्श है वो जनसंख्या का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करे, तो हमारा प्रतिदर्श पक्षपातपूर्ण कहा जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से मैंने बात बताई है ये सारी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि शोध में जब हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो कोई किस तरह का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को हम किस तरह से समझेंगे कि प्रतिदर्श किस प्रकार से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रतिनिधित्व शब्द आया है चैंपलिंग महोदय का, यह आपको समझ में आया होगा। रेबर महोदय भी पुनः इसी बात को कह रहे हैं। रेबर महोदय भी यही कह रहे हैं कि प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का वह भाग है जिसका चयन कुछ इस तरह से किया जाए कि उस जनसंख्या का सामूहिक रूप से प्रतिनिधि उसे समझा जाए। यानी कि प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का वह भाग है जिसका चयन कुछ इस तरह से किया जाए कि उसे उस जनसंख्या का सामूहिक रूप से प्रतिनिधि समझा जा सके। एक अव्यावहारिक उदाहरण समझिए। पुराने जमाने में जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी तो गुरु महाराज अंतर्ध्यान होने से पहले अपना सब कुछ अपने शिष्य को सौंपते थे। क्यों सौंपते थे? क्योंकि वो अपने शिष्य को इस जमीन पर अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके जाते थे। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह हुआ कि उनके अंदर जितने भी गुण हैं, लौकिक और अलौकिक, उन सभी गुणों का प्रतिनिधि या एक कॉपी या उन सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाला या उन सभी गुणों का एक अंश रखने वाला वह शिष्य है कि जो उनको उनके बाद इस जमीन पे रिप्रेजेंट कर सके। कि जब आप रिप्रेजेंट शब्द करते हैं तो रिप्रेजेंट करने वाले में वो सभी क्वालिटीज होनी चाहिए जिस चीज को वो रिप्रेजेंट करने आया है। ये रिप्रेजेंट वर्ड बड़ा टेक्निकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सैंपल या कोई भी नमूना जिसे हम अध्ययन के लिए
लेते हैं। भाई हमारा खून का एक बूंद हमारे पूरे खून को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो चावल का एक दाना पूरी हड़िया के चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब उसमें उड़द की दाल मिला के खिचड़ी बना दी तो हम चावल, सिर्फ चावल को फिर नहीं ले सकते, फिर चावल के साथ हमें उस उड़द की दाल को भी देखना पड़ेगा कि वो पक गई है कि नहीं पक गई है। तब हमें दोनों को देखना पड़ेगा। उस समय जब रिप्रेजेंट सिर्फ चावल नहीं होगा, वो उड़द की दाल भी रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि जो अंदर बटोही में है वो चावल नहीं है, वो खिचड़ी है। ठीक इसी तरह से जब हम किसी जनसंख्या को देखते हैं या किसी जनसंख्या या किसी समष्टि में से हमें किसी सैंपल या प्रतिदर्श को लेना होता है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि यह प्रतिदर्श जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए 100 में से 10 इकाइयां हम चुन रहे हैं, तो इन 10 इकाइयों में यह प्रतिनिधित्व का गुण आए कि ये 10 इकाइयां इन 100 में जो विशेषताएं पाई जा रही हैं उन विशेषताओं को प्रकट करें। जब ये 10 इकाइयां जो हमने चुनी हैं उन 100 की विशेषताओं को प्रकट करेंगी, तभी हमारा अध्ययन वैज्ञानिक होगा और सही होगा। अगर ये उनकी समस्त विशेषताओं या उनकी विशेषताओं का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं तो हमारा अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होगा। हम जो निष्कर्ष निकालेंगे उन निष्कर्षों पे, हम इन 10 व्यक्तियों पे अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकालेंगे उन्हें उन 100 व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। क्यों लागू नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये 10 व्यक्ति उन 100 का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर वो 10 व्यक्ति उन 100 का उचित रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे तो हमें जो निष्कर्ष हम निकालेंगे, जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, उनको हम 100 लोगों के समूह पे लागू कर सकते हैं, क्योंकि यह 10 उन्हीं 100 का प्रतिनिधित्व है। हमारा एक बूंद खून हमारे पूरे शरीर के खून को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एक बूंद खून में जो शर्करा की मात्रा है वो हमारी ब्लड शुगर होगी। और अगर हमारा वही एक बूंद हमारे पूरे शरीर को रिप्रेजेंट ना कर रहा होता तो जो निष्कर्ष निकलता वो हम अपने शरीर पे लागू नहीं कर सकते थे। आशा कर रहा हूं कि आपको यह प्रतिनिधित्व शब्द समझ में आ गया होगा। अब प्रतिनिधित्व के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने प्रतिदर्श की रेबर की परिभाषा सुनी। रेबर के बाद में एक शब्द प्रतिदर्श के बाद में आ रहा है प्रतिचयन। ये प्रतिचयन क्या है? तो इस प्रतिचयन को भी समझना नितांत आवश्यक है। प्रतिदर्श क्या हुआ? प्रतिदर्श तो ये हो गया कि जो अंश आपने चुना और जो समष्टि में से जो अंश आपने चुना और जिसने उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया, उसको क्या कहा गया? सैंपल कहा गया। ठीक है, प्रतिदर्श कहा गया। लेकिन ये प्रतिचयन क्या है? देखिए, चैंपलिंग महोदय की एक बहुत साधारण सी परिभाषा है कि प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, आपने जिस तरीके से सैंपल का सिलेक्शन किया है, सैंपल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, सैंपल का चयन किया है, प्रतिदर्श का चयन किया है, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिचयन या सैंपलिंग कहलाएगी। रेबर ने भी इसी कथन का समर्थन किया है। रेबर ने भी यही कहा है कि प्रतिचयन का तात्पर्य जनसंख्या, ठीक है, समष्टि से प्रतिदर्श निकालने की प्रक्रिया से है। यानी कि प्रतिदर्श अंश को प्रकट करता है, प्रतिचयन प्रक्रिया को प्रकट करती है। तो क्या हुआ? मतलब प्रतिदर्श निकालने की प्रक्रिया से है। उसके बाद कर्लिंगर की परिभाषा एक देख लीजिए। कर्लिंगर कह रहे हैं किसी जनसंख्या या समष्टि से उनके प्रतिनिधि के स्वरूप में एक अंश लेने को प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, वो भी उसी पूरी प्रक्रिया पे ही फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि इन परिभाषाओं में 3 बिंदु उभर कर सामने आते हैं। वो 3 बिंदु जो उभर के यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो हैं
कि जो प्रतिदर्श है वह किसी जनसंख्या या समष्टि का एक भाग है, एक अंश है। यानी कि जो समष्टि या जनसंख्या होगी वो व्यापक होगी और जो प्रतिदर्श होगा वो सीमित होगा। ठीक, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या उभर के सामने आ रहा है कि जो प्रतिदर्श का संबंध हमेशा किसी जनसंख्या से होता है। हम जनसंख्या से अलग रखकर इस प्रतिदर्श को देखने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि प्रतिदर्श पे जो हमें सूचना प्राप्त होगी या प्रतिदर्श से जो हमें सूचना प्राप्त होगी और उस सूचना के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वह उस जनसंख्या पर लागू होगी जिससे हमने प्रतिदर्श का चयन किया है। इसलिए जनसंख्या और प्रतिदर्श को पृथक नहीं किया जा सकता। प्रतिदर्श का औचित्य तभी है जब वह जनसंख्या के साथ है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी अभी विस्तृत चर्चा हुई वह है कि प्रतिदर्श का संबंध हमेशा जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से होता है। यानी कि प्रतिदर्श में प्रतिदर्श को जनसंख्या का प्रतिनिधि ही होना चाहिए। इसके बाद वैज्ञानिक प्रतिदर्श के विभिन्न रूप, विभिन्न तरह की विशेषताएं बताई गई। उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यही रखी गई कि जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। फिर यह बताया गया कि संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। फिर यह बताया गया कि जिससे प्रतिदर्श का चयन हो रहा है जिस समष्टि से, उस समष्टि को समजातीय होना चाहिए। फिर यह बताया गया कि प्रतिदर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए, मतलब कि उसका जो साइज है वो साइज भी उपयुक्त होना चाहिए, ना बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। और उसमें यादृच्छीकरण का गुण पाया जाना चाहिए। यानी कि जब हम सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हों तो जो सैंपल सेलेक्ट किए जा रहे हों तो उसमें प्रत्येक इकाई के चयन की जो संभावना हो वो समान रूप से हो, पक्षपातों से मुक्त होना चाहिए, अध्ययन के उद्देश्यों से अनुकूल होना चाहिए, समय, श्रम तथा मुद्रा की बचत करने वाला होना चाहिए। तो यह जो एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए उनका मैंने आज संक्षेप में विवरण दिया है। इसका विशद विवेचन कल आने वाली क्लास में किया जाएगा कि वैज्ञानिक प्रतिदर्श की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज की क्लास को हम सिर्फ यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने भली भांति समझ लिया कि हम प्रतिदर्श से हमारा क्या अभिप्राय है, प्रतिदर्श क्या है और प्रतिचयन क्या है। प्रतिदर्श की क्या परिभाषाएं दी गई हैं, प्रतिचयन की क्या परिभाषाएं दी गई हैं और एक प्रतिदर्श के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हमने आपको प्रतिदर्श के अंदर की जो, जब हम किसी प्रतिदर्श की विशेषताएं या जो परिभाषाओं के आधार पर जो प्रतिदर्श में विशेषताएं होनी चाहिए उनके बारे में जिक्र किया, तो स्पष्ट रूप से किया कि प्रतिदर्श को हमेशा जनसंख्या का एक अंश होना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या विस्तृत होती है, प्रतिदर्श सीमित होता है। जनसंख्या से प्रतिदर्श सदैव संबंधित रहता है, पृथक रूप से प्रतिदर्श का कोई अर्थ नहीं होता। और एक प्रतिदर्श को हमेशा अपनी समष्टि का प्रतिनिधित्व करना चाहिए या एक प्रतिदर्श हमेशा अपनी जनसंख्या का एक अच्छा प्रतिनिधि होता है, एक उत्तम प्रतिनिधि होता है। इस तरह से आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम यह जानेंगे कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण अभी मैंने दिया है। इनका विस्तृत विवेचन कल प्रस्तुत किया जाएगा। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना हो तो आप प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित हैं। अनुराधा, विनीता शर्मा।
ठीक। हरिकांत राय, जयशंकर प्रसाद, यस सर, समझ में आ गया सर। खुशबू कुमारी, कृष्ण कुमार राय, नो डाउट सर, ठीक है। कुमारी बबीता, मधु पांडे, मनीषा कुमारी, पूजा कुमारी, पूजा पांडे, पूनम कुमारी, रोशन कुमार, प्रतिदर्श की विशेषताएं को सर फिर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, प्रतिदर्श की जो मैंने विशेषताएं बताई थी, मैंने ये बताई थी कि प्रतिदर्श में मूल रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है जो परिभाषा के आधार पे कि जो प्रतिदर्श होता है वो किसी जनसंख्या या समष्टि का एक अंश होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था 100 में से 10, तो जो 10 होगा वो प्रतिदर्श होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए तो जनसंख्या यानी कि समष्टि हमेशा व्यापक होगी और जो प्रतिदर्श होगा वो हमेशा सीमित होगा। ठीक, ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये थी कि प्रतिदर्श का संबंध हमेशा समष्टि से होता है, यानी कि अपनी जनसंख्या से होता है। अगर हम 100 लोगों के समूह में से 10 लोगों पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, 10 क्या है हमारा प्रतिदर्श है, तो जब हम इन 10 लोगों पे जो हम अध्ययन करेंगे, जो अध्ययन के निष्कर्ष निकल के आएंगे, वो वास्तव में 10 हम 100 लोगों पे लागू तभी कर सकते हैं जब उसका संबंध जनसंख्या से हो। अगर प्रतिदर्श का संबंध जनसंख्या से नहीं होगा तो हमारा जो 10 लोगों पे अध्ययन करना है वो निरर्थक हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि हमेशा प्रतिदर्श और जनसंख्या अंतर संबंधित रहते हैं, प्रतिदर्श का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, हम 10 लोग इसीलिए तो 10 लोग चयन कर रहे हैं क्योंकि हमें वास्तव में 100 लोगों का अध्ययन करना है। हमें ये देखना है कि इन 100 लोगों में 100 लोगों की बुद्धि, जो 100 लोगों की क्लास है, इस क्लास का क्या स्टेटस है, IQ स्टेटस क्या है। ठीक है, किसी का भाई ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन इसके तहत हमने 10 लड़कों का चयन किया। अब वो 10 लड़के जो चयन किए हैं उनका संबंध किससे है? इन 100 लड़कों से है। उन 10 लड़कों पे जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो हम लागू तो इन 100 पे करेंगे ना। हम उन 10 का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम उन 10 को चयन करके पूरे 100 का अध्ययन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, वो 10 हमारे प्रतिदर्श हैं, सैंपल हैं। और तीसरा गुण बताया था कि उनमें प्रतिदर्श, उसमें प्रतिनिधित्व का गुण होना चाहिए। प्रतिदर्श में क्यों होना चाहिए? अगर वो 10 बच्चे पूरे 100 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारा अध्ययन पक्षपात पूर्ण हो जाएगा, तो हम अपने निष्कर्षों को 100 लोगों पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो 10 लोग जो हमने चयन किए हैं वो उन 100 लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर हमें 10 बच्चों का चयन करना है IQ निकालने के लिए और उसका आधार हमने प्राप्तांक बनाया है कि हम नंबरों के आधार पे ये जानेंगे कि कौन सबसे ज्यादा इस क्लास का स्टेटस क्या है, तो अगर हम 10 तेज बच्चे चुन लेंगे तो और अध्ययन करेंगे तो हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। हमें प्रत्येक प्रदर्शन, प्रत्येक प्राप्तांक की कैटेगरी से बच्चों का चयन करना होगा, तभी तो हम ये जान पाएंगे कि तभी तो जो हमारा 10 का जो प्रतिदर्श होगा वो पूरी संपूर्ण क्लास का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। इस तरह से जो प्रतिदर्श होता है वह प्रतिदर्श समष्टि या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। उसमें भी वो विशेषताएं होनी चाहिए प्रतिदर्श में भी जो समष्टि या जनसंख्या में है। अगर वो विशेषताएं उसमें अनुपस्थित होंगी तो हमारा जो अध्ययन होगा वो अध्ययन हमारा विश्वसनीय और वैध नहीं होगा।
ठीक, अपने अध्ययन को विश्वसनीय, वैध और वैज्ञानिक बनाने के लिए जिस प्रतिदर्श का हम चयन कर रहे हैं वह प्रतिदर्श हमारी जनसंख्या या समष्टि को का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्वीति कुमारी, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। कल पुनः हम इसी समय आप लोगों के समक्ष एक नवीन विषय के साथ, जो कि मैंने उल्लेखित किया है, वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषताएं नामक विषय के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।